जी, वेलकम बैक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हम क्यूएचए मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे शुरू करेंगे। तो मैंने जो अभी सबसे पहला जो पिक किया है आईएसओ 45001 जो है उसको पिक किया है। आज हम उसको जो है एक उसका ओवरव्यू एक सिर्फ हम उसको करेंगे, क्विकली स्कैन करेंगे उसे, जस्ट उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि ये आईएसओ 45001 है क्या चीज़। याद रखिएगा कि आईएसओ 45001 जो है ये 2018 में पब्लिश हुआ है। आईएसओ ने इसको अडॉप्ट किया था। इससे पहले जो है ये ओसाज 18001 के नाम से जो है बीएसआई जो है उसको होल्ड कर रहा था। तो अंडर बीएसआई जो है ये पब्लिश होता था और सर्टिफिकेशन होती थी। तो 2018 में आईएसओ ने इसको अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से इसको जो है आईएसओ 45001 2018 इसका जो है एक रिकग्निशन इसको मिली। अब आईएसओ है क्या चीज़? आईएसओ जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, जो कि आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को इशू करते हैं ये लोग। यूँ कह सकते हैं कि उसको रिव्यू करना हो, रिवाइज करना हो, उसको डिसकंटिन्यू करना हो, जो भी हो डिसीजन जो है इनके पास कमेटीज बनी होती हैं जो कि वो बनती है, जिसमें सर्टिफिकेशन बॉडी भी इंगेज करते हैं ये लोग। तो आईएसओ तो हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब 45001 क्या है? 45001 जो है ये जैसे नाम है, मेरा नाम अमजद मजीद है, आपका भी एक नाम होगा, ठीक है। ये जो है नाम समझ लें कि ये भी आईएसओ का नाम है, जो आईएसओ ने जो है इसको दिया है 45001, ठीक है। तो ये एक यूनिक कोड है, एक यूनिक आप उसको नाम कह लें, जो कि एक स्टैंडर्ड को दिया जाता है। 2018 इसके साथ जो लगा हुआ है आईएसओ 45001 2018, वो 2018 जो है ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है या ईयर ऑफ रिवीजन होता है। जो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी जो है वो इशू हो गए हैं, उनको जब आईएसओ रिव्यू करता है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो जो साल है उसका बाद वाला सेमी कॉलन के बाद जो आता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 45001 जो है आईएसओ का कोड है और 2018 जो है वो इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड जो हैं ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उन्होंने इसको अडॉप्ट करना है, लेकिन जब वो इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको फिर उन्होंने इंटरप्रेट करना होता है कि इंटरप्रिटेशन के बाद इसकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाते हैं वो लोग अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस के रेफरेंस में। इसकी मिसाल कुछ यूँ समझ लीजिए कि अब ये स्टैंडर्ड आईएसओ 45001 2018 जो है ये एक ही स्टैंडर्ड है। यही स्टैंडर्ड जो है ऑयल एंड गैस जो है उसको वो भी अडॉप्ट करते हैं, वो भी सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं। ये पैकेजिंग वाले भी करते हैं, कंसल्टिंग कंपनी भी करती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी करती है, एयरलाइन भी करती है, एविएशन वाले भी करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली जो सर्विसेज वाले हैं वो भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये तो बहुत जेनरिक है स्टैंडर्ड जो है, लेकिन इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उन्होंने इतनी ओपन रखी हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेसेस, अपनी एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाना चाहे, वो इसकी फिर इंटरप्रिटेशन करता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट, कौन सी क्लॉज मेरे पास किस तरह से एप्लीकेबल है और मुझे उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। तो ये है कि ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिसीजन है जो कि उन्होंने अगर कर लिया है, एज सुन एज जब वो कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि ये रिक्वायरमेंट मैंने अपने पास इम्प्लीमेंट करनी है, तो फिर ये ऑब्लिगेशन बन जाती है। अभी आईएसओ 45001 2018 जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, देयर इज एक डिफरेंस है उसके अंदर रिक्वायरमेंट और गाइडलाइंस के अंदर। रिक्वायरमेंट जो है वो सर्टिफाइबल होती हैं, ठीक है ना, और वो फिर ऑब्लिगेशन बन जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। जो गाइडलाइंस हैं उनको हम सर्टिफाई नहीं करते, वो हमें ये बताती हैं कि ये जिस स्टैंडर्ड या जिन रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में ये रिक्वायरमेंट्स बनी हैं, जिस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में ये गाइडलाइंस बनी हैं, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है,
वो गाइडेंस जो है इन गाइडेंस स्टैंडर्ड्स में आती है। फॉर एग्जांपल ISO 45001 2018 जो है ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसी के इंटरप्रिटेशन के लिए जो है एक तो इसका एनेक्स जो है, यानी कि जैसे ही स्टैंडर्ड खत्म होगा उसके बाद जो है इसकी गाइडेंस डॉक्यूमेंट भी इसके साथ इस स्टैंडर्ड के साथ अटैच है, अगर आप लोगों के पास स्टैंडर्ड है तो। अगर नहीं है तो फिर इसके ISO 45002 जो है 2018 वर्जन जो है वो इसकी गाइडलाइंस हैं कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है ISO 45001 को। अब ये स्टैंडर्ड है किसके हवाले से? ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑक्यूपेशन किसे कहते हैं? ऑक्यूपेशन वो काम है जो कि आप करते हैं, आपका प्रोफेशन जो है, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो हैं जो कि ऑक्यूपेशन कहलाती हैं। हेल्थ जो है आपके जो है वो मेंटल स्टेट है, जिसे हम कह लें कि हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस है आपका, या आपका जो है वो ओवरलोड की वजह से प्रेशर बन जाता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो आपके जो हेल्थ वाइज आती हैं। अब जो है वो इंटरनल कोई इश्यूज आ सकते हैं आपके जो है। अभी तक हो ये रहा था कि हम लोग ज़्यादा फोकस करते थे सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि वो अपेरेंट होती हैं। एक ज़ख्म लग जाए, एक इंजरी हो जाए तो वो दूर से नज़र आती है कि ये बंदा ज़ख्मी है। हेल्थ के इश्यूज जो हैं नॉर्मली इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम बाद वक्त लग जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी माहौल में काम कर रहे हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट जो है टॉक्सिक है, जो हेज़ार्डस गैसेस हैं वो रिलीज हो रही हैं, तो वो आस्ते आस्ते आपके इनहेलेशन होती रहती है। आपके जो आप सांस लेते हैं तो उसके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपका सांस लेने का जो निज़ाम है वहाँ पे जाता है, उसको जाके वो डैमेज करता है, और वो आस्ते आस्ते होता रहता है। एक टाइम आता है कि वो इररिपेयरेबल हो जाता है, यानी कि उसको रिपेयर नहीं कर सकते, और वो फिर जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह माफ करे, उसमें जो है वो कैंसर हो जाता है, आपका जो है वो किडनी काम करना छोड़ जाती है, आपका लीवर काम करना छोड़ जाता है, आपको हार्ट इश्यूज आ जाते हैं, आपके रिस्पायरेटरी के इश्यूज आ जाते हैं। तो सारे के सारे ये चीज़ें वो हैं जो कि हेल्थ के ऊपर जो ना हेल्थ के आस्पेक्ट में जाती हैं, जो कि बाजुकात सालों साल जो है वो नहीं सरफेस होती, सामने नहीं आती, लेकिन ऑल ऑफ सडन जो है एक दिन इशू सामने आ जाते हैं। तो ये हमारा हेल्थ का है। सेफ्टी जो है वो हम बहुत क्लियर हैं उस मामले में, जो है ना कि आपकी इंजरी हो गई या आपके जो इंसिडेंट हो गए, आपके जो है वो जो भी ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके सेफ्टी के अंदर आती हैं। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है हेल्थ के रिलेटेड और सेफ्टी के रिलेटेड इश्यू जो कि काम से रिलेटेड हों। जब आप काम कर रहे हैं, आपकी वर्क प्लेस है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किए हैं बाउंड्रीज उसके लिए, तो उसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कहते हैं। अब मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम अपने वर्ड से ही जाहिर है कि ये आपके चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो भी आप सिस्टम बनाएं, अब सिस्टम के अंदर आपकी पॉलिसीज आ जाती हैं, आपके जो है वो प्रोसीजर्स आ जाते हैं, आपके जो है वो इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, आप फॉर्म एंड फॉर्मेट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा आपका मैनेजमेंट सिस्टम बन जाता है। और ये बनाते क्यों हैं कि देर शुड के वहाँ जो हम काम करते हैं वहाँ पर एक ही काम को करने के दो तरीके नहीं होने चाहिए। तो उसी लिए हम जो है सिस्टम को बनाते हैं कि जो भी हम काम करें उसकी गाइडलाइंस, उसके प्रोसेस जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि इसको ऐसे करना है, तो इसको मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब जो है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका है क्या स्टैंडर्ड का, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, ठीक है ना। ये और दूसरी चीज ये में रखिएगा, जब हम कहें कि इसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है तो ये प्योरली डील करता है ह्यूमंस के साथ, जो काम करने वाले लोग हैं। आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसको अगर शामिल करना चाह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी को ऐड कर लें, उसमें चीज़ें बाकी ऐड कर लें, दैट यू कैन डू, ठीक है ना, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है ये ह्यूमन हेल्थ और सेफ्टी से जो है ना इसका कंसर्न है। अब जब हम इसको कहें तो बाकी जो कुछ भी हो जाए इसका उससे लेना देना नहीं है, अगर प्योरली आप स्टैंडर्ड की बात करें, ठीक है ना। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकती हैं। अब इसका जो है वो एम क्या है, पर्पस क्या है, तो इसको जो है रीजन इसका सिंपल है कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका एक फ्रेमवर्क जो है वो आपको बताता है कि ये किस तरह से बनेगा, कैसे डेवलप होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है
कि ये डिस्कस करता है एक्सपेक्टेड है कि आउटकम क्या होनी चाहिए उससे। जब आपने एक मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया है तो उसके जो है वो डेफिनेटली कोई रीज़न है, कोई वजह है उसके पीछे जिसके लिए हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हेल्थ एंड सेफ्टी की, तो सबसे मेन चीज़ क्या होगी कि हमें अपने रिस्क को, अपने हैजर्ड्स को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। तो उसको प्रिवेंट, इंजरीज को जो है ना वो अवॉइड करना है, बैड हैपनिंग्स को जो है कोई ऐसी चीज़ें जो कि अनवांटेड हैं वर्क प्लेस के ऊपर, उनको अवॉइड करना है। मेंटल जो स्टेट है, मेंटल हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये उसके पर्पस हैं। और अल्टीमेटली डेफिनेटली कि जो आप डे बाय डे जो है हर दिन गुजरते दिन के साथ जो है इसको हमने इम्प्रूव करना है। अब इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है जो चीज़ें एक कह लें कि मैंडेटरी हैं या उसके बगैर नहीं है, उसमें एक चीज़ जो है वो टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है। टॉप मैनेजमेंट में हर वो बंदा आ जाता है जो कि डिसीजन मेकर है, जो कि वर्क प्लेस के ऊपर जिसका इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, जो कि असरअंदाज हो सकता है आपके डे टू डे रूटीन के ऊपर, काम के ऊपर। तो उनकी कमिटमेंट जो है वो सबसे मेन चीज़ है। अगर वो नहीं होगी तो भूल जाएं कि ये सिस्टम आपका काम नहीं कर सकता जैसे इसको करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आपके मैनेजमेंट है उसको एक हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वॉक द टॉक, यानी कि करके दिखाएं। जो भी आप कह रहे हैं वो पहले आप खुद करें, ताकि जो है वो देखने वाला जो आपकी वर्क फोर्स है वो इसको समझे, इसको अंडरस्टैंड करे और इसको इम्पोर्टेंस दे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप खुद करके दिखाएं, उसके बाद जो है फिर आगे जो भी आप कम्युनिकेट करेंगे वो इजी हो जाएगा आपकी वर्क फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कम्युनिकेशन भी है, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ, उनके डे टू डे जो है मेंटल स्टेट के साथ जो है ना वो डील कर रहे हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये एक अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते इसको। और जो पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन जो कि इसका एक वन ऑफ द मेन बहुत बड़ा एक इसकी ये कह लें कि एलिमेंट है इसके अंदर, वो हाई लेवल के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। लोग पार्टिसिपेट इसमें करें, और आपने जब कुछ डेवलप करना हो एज ए मैनेजमेंट तो आप जाके कंसल्ट करें, ठीक है ना। और मेक श्योर करें कि जो है ना वो जो रेलेवेंट लोग हैं वो उसमें आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी इनपुट्स दे रहे हैं। मैनेजमेंट जो है नॉर्मली इस तरह के इश्यूज के अंदर फेल एक और एलिमेंट से भी हो जाती है, जो कि अगर रिसोर्सेज प्रोवाइड ना किए हों, आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, कंपिटेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, पीपीईस चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, अगर वो प्रोवाइड नहीं होंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है कि इसको हम मैनेजमेंट सिस्टम को एक सक्सेसफुल कंसीडर कर सकें। और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट अपनी जगह पे जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप जो भी करें, आज जो भी कर रहे हैं वो हर आने वाले दिन के साथ जो है उसको हम एक फोकस करें कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाएंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, जैसे पहले मैंने कहा, तो वो इन लाइन जो है ना होना चाहिए कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपके सराउंडिंग में है, जो बेंचमार्किंग आप सामने लेके चल रहे हैं, और जो कमिटमेंट्स हैं, ये सारी के सारी आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है। और उसके बाद जो है आपके जो भी प्रोसेसेस हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर आप प्रोसीजर बनाते हैं, तो क्या उसको कैसे करना है, कैसे चीज़ों को करना है, मेक श्योर करें कि जो है ना वो इंटीग्रेट हों, आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो उन प्रोसेसेस के अंदर एलिमेंट जो इंटीग्रेट हों। फॉर एग्जांपल सेल्स है वो ट्रैवल करता है, ठीक है ना, उससे लोग ट्रैवल करते हैं, आपके प्रोडक्शन के लोग जो है ना वो अपने उसमें काम करते हैं, ऑपरेशन के लोग जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो जब ये चीज़ें करते हैं तो उनके जो अपनी एसओपीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसके अंदर बिल्ट इन होने चाहिए स्टेप बाय स्टेप के इसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या उन्होंने करना है, क्या नहीं करना, डू एंड डोंट्स उनके पार्ट होना चाहिए सिस्टम का, उनके अपने सिस्टम का। तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स
कि बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर इसको इंटीग्रेशन होनी चाहिए। और डेफिनेटली एक सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर है वो है लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स की कंप्लाइंस। ये स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेशन जब हम लेते हैं तो हमें ये हेल्प आउट करता है कि हम लीगल और अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स तो हमें पता है, अदर रिक्वायरमेंट्स में आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं या वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके इंटरनेशनल जो कोड्स हैं, ILO के जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के, वो आपने अडॉप्ट कर ली कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपकी कॉर्पोरेट किसी और कंट्री में वो जो ना काम कर रहा है वहाँ से कुछ रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, सारी की सारी जो है वो लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स में कवर हो जाती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो भी वही है जो प्लान डू चेक एक्ट है, ठीक है ना। तो जो है वो प्लान के अंदर जो है आप सिस्टम अपना जो डेवलप करते हैं, OHS के जो रिस्क हैं उसके ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, आपके जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें सारी के सारी प्लान के अंदर आती हैं। और डू के अंदर आपके जो है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं प्लान्स की आ जाती है जो क्या जो प्लान पार्ट में आते हैं। और चेक के अंदर जो है आपके वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि आप जैसे इंटरनल ऑडिट है, मॉनिटरिंग और मेजरमेंट आ जाती है, डाटा एनालिसिस आ जाता है, ठीक है ना। इसके बेसिस के ऊपर जो है आपके अगर कुछ एरियाज जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं कि इनको इम्प्रूव करना है तो वो फिर जो लास्ट इसका एक्ट है उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। वो एक्शन प्लान बन जाता है फिर उसका। इस तरह से कंप्लीट एक ये प्लान डू चेक एक्ट जो है आपका PDCA साइकिल कंप्लीट हो जाता है। हम इस पे बात करेंगे आने वाले जो है वो वीडियोस के अंदर जब हम स्टैंडर्ड को रिव्यू कर रहे होंगे। अच्छा, जब आप इसको स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड को जब पढ़ रहे होंगे तो आपको जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे नजर आएंगे, जैसे शल है, शुड है, मे और कैन। ये स्टैंडर्ड के अंदर भी उन्होंने बड़ा क्लियरली इसको डिफाइन किया हुआ है। शल का मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंट इसमें जो है इस्तेमाल हो रहा है और ये रिक्वायरमेंट है, ये आपने करना ही करना है। ये शल रिक्वायरमेंट हम कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट आ गई, ये आपने करना ही करना है। आपका शुड जो है वो रिकमेंडेशन जो है ना वो उसको करता है। अब शल जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर। शुड जो है ये रिकमेंडेशन है और ये ज़्यादातर जो है ये गाइडलाइंस के अंदर अगर आप देखेंगे इसका स्टैंडर्ड के आखिर में Annex A लगा हुआ है इसका, जो कि गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादातर शुड के वर्ड नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली गाइडलाइंस के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मे जो है ये परमिशन को जो है वो रेफर करता है और ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपके जो नोट्स हैं ना, हर क्लॉज के साथ नोट्स लगे हुए होंगे, ये उन नोट्स में नॉर्मली इस्तेमाल होता है जो उसमें मे है। और ये रेफर करता है कि परमिशन को कि ऐसे भी कर सकते हैं, कि ऐसे कर सकते हैं। और लास्ट में है कैन जो है वो रेफर करता है कि क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी। ये जो है क्लॉजेस में भी इस्तेमाल हुआ है और नोट्स में भी इस्तेमाल हुआ है। तो स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों जगह पे नजर आएगा। अब इसके अंदर जो है वो 10 क्लॉजेस हैं स्टैंडर्ड की। अब जो एक से जो पहली क्लॉज है वो स्कोप है और जो कि उसको रेफर करती है कि स्टैंडर्ड किसके रेफरेंस में है, क्या कहता है ये, इसका पर्पस क्या है और इसको जो है वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो क्लॉज है वो है नॉर्मेटिव रेफरेंस को नॉर्मेटिव रेफरेंसेस की है, जो कि ये वो असल में चीज़ है जो कि स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो भी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अगर उसके लिए चाहिए जिसके बगैर जो है इसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो वो नॉर्मली जो है ISO वाले इसके अंदर नॉर्मेटिव रेफरेंस के अंदर उसको रेफर कर देते हैं, ठीक है ना। जो तीसरा है वो टर्म एंड डेफिनेशंस हैं। इस स्टैंडर्ड के अंदर जो है बहुत सारी जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, उसके जो है डेफिनेशंस आपको जो है वो टर्म एंड डेफिनेशन में मिल जाएगी। वो इसलिए देते हैं कि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे और क्लैरिटी रहे, हम सब एक ही मीनिंग उसकी शेयर करें। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चौथी क्लॉज है जिसके अंदर जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज का जिक्र है, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को एक्सप्लेन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ साथ जो है वो जो क्लॉज है आपकी जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की है, इसमें स्कोप आपका डिफाइन है, इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ये किस स्केल का होना चाहिए, कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होनी चाहिए, सारे का सारा आपके कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है।
उसके बाद जो है वो लीडरशिप की क्लॉज है, जिसके अंदर जो है वो कमिटमेंट्स, टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन, जो कि मैं बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उसके अंदर डिफाइन हुई है। क्लॉज 6 जो है वो प्लानिंग है, जिसके अंदर रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन किया गया है कि जो ना उसके गाइडेंस जो है रिक्वायरमेंट्स को दिए बोला गया है, लिखा गया है। हैज़ार्डिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट है, लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट जो हैं वो उसके अंदर जो है वो आ रही हैं ऑब्जेक्टिव और उनके प्लानिंग पार्ट आ जाता है। उसके बाद क्लॉज नंबर 7 है जो कि सपोर्ट है। सपोर्ट के अंदर आपके रिसोर्सेज हैं, ट्रेनिंग है, कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन और जो है वो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर आ रही हैं। इवन के जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के आपने कंट्रोल्स कैसे इंश्योर करना है अपने सिस्टम का, वो सारे का सारा उसके अंदर। ऑपरेशन इसकी 8वीं क्लॉज है, जिसके अंदर जो है वो ऑपरेशनल कंट्रोल्स की है, जो है वो रिक्वायरमेंट है। हिरार्की ऑफ कंट्रोल है, चेंज मैनेजमेंट के हवाले से जो है, प्रोक्योरमेंट कंट्रोल्स के हवाले से, जिसमें आउटसोर्सिंग भी इंक्लूडेड है, और जो इमरजेंसी जो प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉक ड्रिल, ये सारे का सारा आपका क्लॉज नंबर 8 में आ जाता है। क्लॉज नंबर 9 जो है ये आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की क्लॉज है, जिसके अंदर जो है आपका मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट मैकेनिज्म सारे का सारा जो है वो उसको कवर किया गया है। कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन जो है वो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी के इक्विपमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसके हवाले से, वो सारी की सारी उसमें उसकी रिक्वायरमेंट जहाँ पे कवर होती है। जो कंप्लाइंस के हवाले से है, प्लस द इंटरनल ऑडिट जो कि मेन टूल है मैनेजमेंट सिस्टम का, और मैनेजमेंट रिव्यू जिसके अंदर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट बैठती है और सारा डिस्कस करती है उसको, पूरे के पूरे सिस्टम को टाइम टू टाइम, टू मेक श्योर कि ये जो है चीज़ें राइट डायरेक्शन में काम कर रही हैं। और लास्ट क्लॉज जो है इसकी वो है इम्प्रूवमेंट की, जिसके अंदर इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्टिंग का, इन्वेस्टिगेशन का, नॉन कन्फर्मिटीज जो रेज करते हैं उनका, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद करेक्टिव एक्शन है, और फिर उसके साथ साथ जो कंटिन्यूड इम्प्रूवमेंट। तो ये ओवरऑल क्लॉजेज जो हैं ये 10 क्लॉजेज हैं जो कि इस स्टैंडर्ड में डिफाइन हुई हैं। अब याद रखिएगा कि जो नोट्स है ना हर क्लॉज के साथ, वो ऑडिटेबल नहीं है। अगर नोट कोई दिया गया है किसी भी क्लॉज के साथ, वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए है कि जो ना वो उसको अंडरस्टैंड करें कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट वो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए है। अगर ऑडिटर उसको ऑडिट करता है क्लॉज को, तो नोट्स की बेसिस के ऊपर फाइंडिंग रेज नहीं कर सकता। और जो क्लॉज नंबर 1 से लेकर जो है वो 3 तक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गाइडेंस है, ब्रीफिंग है स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के ऊपर। और क्लॉज नंबर 4 से 10 तक जो है, 4 से 10 तक सिर्फ वो ऑडिटेबल है। जब आप सर्टिफिकेशन लेते हैं तो वो ऑडिटर जो है आपका 4 से 10 तक ही उसको ऑडिट करता है और उसी के अगेंस्ट में अपनी फाइंडिंग रेज करता है। कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस का डिसीजन उसी बेसिस के ऊपर वो लेता है। तो ये है हमारा ओवरऑल जो स्टैंडर्ड का एक क्विक ओवरव्यू था। अब इसमें क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसको हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, कमिटमेंट है, विदाउट जो उसकी टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट जो है हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और वॉक द टॉक जो है उसको हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले खुद करके दिखाएं, फिर जो है वो आगे इसको प्रीच करना आसान हो जाता है। अब इंटरप्रिटेशन इसकी डिफरेंट हो सकती है, एक ही क्लॉज जो है वो डिफरेंट एंगल से इंटरप्रेट हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो ख्याल रखना है आपने वो ये है कि वो बाईपास रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की ना हो और आपकी इंटरप्रिटेशन सही हो। अब एक ही क्लॉज की डिफरेंट टाइप से इंटरप्रिटेशन हो सकती है और उसको जो है डिफरेंट एंगल से जो है वो ऑडिटर भी वेरीफाई कर सकता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम उसको डिस्कस करेंगे उसके अंदर क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है ना। लेकिन यह है कि वो कोई भी एक वे नहीं है उसको करने का। तो आपने अगर कुछ समझ लिया है तो ज़रूरी नहीं कि उसी हिसाब से हो। इट शुड मेक सेंस, इट शुड जो है ना जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो इन लाइन विद स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो इट इज एक्सेप्टेबल। पार्टिसिपेशन और कंसल्टेशन हमने डिस्कस किया कि बहुत की और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसके बगैर जो है वो हम जो है ये ख़ास तौर पे जो 45,001 है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये जब तक नहीं होगी तब तक जो है हम इसको इफेक्टिवली ना तो अडॉप्ट कर सकते हैं ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
और इसमें जो है जो क्लॉजेस हैं इसकी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। आप जो है बिल्कुल इसमें जुड़े रहिए, तो इस पे जो है हम कोशिश करेंगे कि फ्रीक्वेंटली जो है आपके साथ जो है वो डिस्कस होते रहे मामला। और मैं जो है कोशिश करूँगा कि जो क्लॉज बाय क्लॉज जो है इसको एज सुन एज स्टार्ट कर सकूँ, ठीक है ना। और स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको जो है कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट में अपना डाल सकते हैं। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है जी, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।